Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 17th of October 2023। तो पिछले 2-3 दिनों से हमारा जो है एनालिसिस नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ा सा जो है टाइम का शेड्यूल बिगड़ गया था। लेकिन अब आपके लिए रेगुलर एनालिसिस आएगी और जो पिछले 2 दिन का मिस हुआ है कोशिश करेंगे उसको भी कवर करेंगे हम, ठीक है, एक वीडियो बना के। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल है डिले एज टैक्टिक, द सेंटर शुड स्टिक टू टाइमलाइन टू अवॉइड फ्रिक्शन विद द कोलिजियम। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है जजेस का होता है उसके लिए जो कोलिजियम सिस्टम है उसके रिगार्डिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो कॉलेजियम में जो रिकमेंड किए हैं उनको मानने के लिए बोला, इंश्योर किया है कि उनका जो भी कॉलेजियम ने जो डिसीजंस दिए थे उसको जल्दी ही उनको अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के जो किए थे वो करे जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिले का एक देख सकते हैं कि जो डिले किया गया था नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस मिर्दुल वाज अपेरेंटली ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग टाइम टू गिव इट्स व्यूज ऑन द प्रपोजल। तो इस वजह से जो है मेनली डिले हुआ है। फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने it has also mooted the transfer of Justice M.V. Muralidharan, now acting Chief Justice in Manipur, to the Calcutta High Court। और आपको ये बता दें ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने जो है जो मीति कम्युनिटी थे उसको एसटी जो कैटेगरी का जो है उसको कंसिडर के लिए बोला था, जजमेंट दिया था कि भाई जो है उनको इंक्लूड कीजिए। तो उसकी वजह से जो माना जाता है कि इट वाज सम काइंड ऑफ ए ट्रिगर फॉर एथनिक वायलेंस दैट रोक द स्टेट, ठीक है ना। फिर कोर्ट इट हैज बीन वोकल अबाउट द सेंटर सेलेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। तो जो सेलेक्टिव ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ से मिलता है रिकमेंडेशंस का वो कि कई बार वो देयर आर इंस्टांसेज ऑफ गवर्नमेंट रिटर्निंग नेम्स दैट हैड बीन रिटेटेड मोर देन वंस। कई बार एक से ज्यादा बार भी जब कोर्ट ये क्या नाम है कॉलेजियम वो रिकमेंड कर देता है नामों को, उसके बाद भी जो है कई बार नाम रिटर्न कर दिए जाते हैं या अपनी मनमर्जी से चूज किया। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो कंसर्न्स बताई हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉलेजियम ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड एंड ऑफन रीचेज अ फ्लैश पॉइंट, और कई बार फ्लैश पॉइंट तक भी पहुंच जाती हैं। तो अभी ऑथर ने ये कहा कि इट इज द टाइम द प्रोसेस वाज स्ट्रीमलाइंड टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2021 ऑर्डर। तो अब टाइम आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रैल 2021 ऑर्डर था जिसने टाइमलाइन सेट करने की बात की थी गवर्नमेंट के लिए टू प्रोसेस नेम्स रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम एंड एक्सप्रेस इट्स रिजर्वेशन इफ एनी। ये अब जो भी उसको टाइमलाइन एक सेट कर दी गई थी कि भाई गवर्नमेंट को टाइमलाइन के अंदर अंदर जो है नाम को जो भी कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किया उसको बताना है, और अगर कोई रिजर्वेशन है गवर्नमेंट का उस उन नाम के अगेंस्ट या जो उन रिकमेंडेशन के तो वो उनको जो है वो टाइमली जो है उनको बता देंगे। तो यही बताया इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द इंडियन हिमालयन रीजन IHR जिसको बोला है नीड्स इट्स ओन EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथर ने जो कॉन्टेक्स्ट बताया वो ये है कि अभी हम देखें जो तीस्ता डैम जो हुआ है सिक्किम में जिसकी वजह से इतने सारे फ्लड्स हुए, और उसके अलावा जो लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश में हुए या जो फ्लड्स आए हैं अभी रिसेंट्स, ठीक है ना, उनसे ये है कि दीज ऑल आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द हैवॉक आवर डेवलपमेंट मॉडल इज रीकिंग ऑन आवर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्पेशली इन द माउंटेनियस रीजन में जो ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे जो ये डेवलपमेंट मॉडल एक तरह से जो कंसर्न्स या जो डिवास्टेशन हो रहा है जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल या डेवलपमेंट मॉडल की वजह से उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो देखने को मिलते हैं। बेसिस ऑफ EIA की अगर बात करते हैं तो EIA है क्या, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इट इज वन सच प्रोसेस डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये याद रखेंगे, एज अ टूल to identify the environmental, social and economic impacts of the project before it is implemented। कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने से पहले उसके क्या क्या एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वही सारे एनालिसिस के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है वो है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये डेवलप डिफाइन किसने किया था, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको एज सच डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। और ये टूल करता क्या है बेसिकली, इट कंपेयर्स वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, predicts and analyzes all possible environmental repercussions in various scenarios। सब चीज़ों को एक तरह से कंपेयर करता है, क्या-क्या अल्टरनेटिव जो हैं हमारे पास उनको वो एनालाइज़ करता है, ठीक है ना। अलग-अलग सिनेरियो में क्या-क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उन सबको एनालिसिस ये करता है। फिर जो EIA इट आल्सो हेल्प्स डिसाइड एप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी, और क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजी हो सकती हैं उनको भी एक तरह से डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया में जो प्रिकर्सर था EIA का वो शुरू हुआ था 1976-77 में, जब प्लानिंग कमीशन ने डायरेक्ट किया था DST को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है उनको असेस करें फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो तब जो है शुरुआत हुई एक तरह से, या ये का प्रिकर्सर इसको माना जाएगा। फिर 27 जनवरी 1994 को जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थी, उन्होंने अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का हमारा EPA एक्ट है उसके अंडर क्या क्या था, इट प्रोमलगेटेड द फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन मेकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी
for setting up some specified new projects and also for expansion और modernization of some specific activity। तो ये प्री के लिए याद रखें कि 1994 में जो है फर्स्ट जो है प्रोग्राम प्रोमलगेट किया था फर्स्ट टाइम ईआईए नोटिफिकेशन की जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो मैंडेटरी रहेगी कुछ स्पेसिफाइड नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो मॉडर्नाइजेशन करना है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज का या एक्सपेंशन करना है तो उनके लिए भी ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो मैंडेटरी किया था। फिर उसके बाद 2006 में जो है नोटिफिकेशन आई एआईए का, उसमें इट इज कंसिडर्ड हॉलमार्क ऑफ द 2006 नोटिफिकेशन क्या था, वो ये था कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस था उसको डिसेंट्रलाइज कर देगा। डिसेंट्रलाइज मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको भी कुछ पावर दी गई कि वो भी जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस इशू कर सकती हैं कुछ केसेज में। तो 2006 का जो ये नोटिफिकेशन है उसमें एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2020 में जो है ड्राफ्ट ईआईए जो है बनाया गया पब्लिक कमेंट्स के लिए, जिन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ये जो है एक तरह से दिया, ठीक है ना। और उसको लेकिन वही है उसमें डिबेट हुआ कि इसको प्रो इंडस्ट्री माना गया और ये बोला गया कि इकोलॉजिकल जो कंसर्न है उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी डिबेट रही है, लेकिन इन इनका एक जो ये सारे नोटिफिकेशन या जो ये अभी डिबेट बात करी है, ये जो 2020 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उसमें सब में एक बात थी कि अनफॉर्चुनेटली ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी बियॉन्ड विच ईआईए इज वारंटेड फॉर ऑल दोज प्रोजेक्ट्स इज द सेम अक्रॉस द कंट्री, की सभी पूरे अक्रॉस द रीजन अक्रॉस द कंट्री जो है सबकी जो लिमिट्स थी थ्रेशोल्ड्स वो जो है वो सेम रखी गई। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रीजन स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, आपको कौन सा ज्यादा डेलिकेट रीजन है, कौन सा ज्यादा प्रोन टू फ्लड्स, प्रोन टू डिवास्टेशन, प्रोन टू एक तरह से एनवायरमेंटल हजार्ड्स है, या ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़े तब आप उसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आईएचआर की बात की इंडियन हिमालयन रीजन की बोल रही है कि डिस्पाइट इट्स स्पेशल नीड्स, जो आईएचआर रीजन इंडियन हिमालयन रीजन उसकी स्पेशल नीड्स होने के बाद है एज एन एरिया ऑफ इमेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस टू द एंटायर कंट्री, इट सर्व्स एज ए वाटर टावर एंड द प्रोवाइडर ऑफ इकोसिस्टम, दिस रीजन इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको भी किसी और पार्ट की तरह कंट्री के ट्रीट किया जाता है। जब भी एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसको कोई स्पेशल जो है उसका वो नहीं देखा जाता है, वल्नरेबिलिटीज नहीं देखी जाती, इकोलॉजिकल या और जो उसकी स्पेशलिटी है वो सब चीजें नहीं देखी जाती हैं, ऐसे ही उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये ऑथर ने बोला कि उसको एक अलग तरह से देखना चाहिए। फिर जो क्लाइमेट चेंज है इट हैज एडेड अनदर लेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी टू दिस इकोसिस्टम, वो पहले से ही इकोसिस्टम जो है हैवी रेन्स फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स वगैरह सीज्मिक एक्टिविटी काफी उसमें एरिया जो है प्रोन है, अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, वो सबसे अफेक्टेड हो। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है उसने एक अनदर लेयर जो है वल्नरेबिलिटी बढ़ा दी है इसके इकोसिस्टम में, आईएचआर के इंडियन हिमालयन रीजन के में। लेकिन डिस्पाइट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेजिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालय, देयर इज नो mention of a different set of environmental standards needed if the project is located in the nature, और कोई भी डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया नहीं बनाया, डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइन नहीं है, डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं है जो भी प्रोजेक्ट्स इस एरिया में जो है लोकेटेड हैं, तो वो होना चाहिए, उधर ये कहना चाहते हैं। तो द नीड्स ऑफ दीज माउंटेन्स कुड बी एड्रेस्ड एट ऑल फोर स्टेज ऑफ ईआईए के चारों स्टेज पे जो है इसकी जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए जो आईएचआर रीजन है, और वो चार स्टेज क्या क्या है, स्क्रीनिंग पे भी टाइम ध्यान रखना चाहिए, स्कोपिंग के टाइम पे, पब्लिक कंसल्टेशन के टाइम पे भी और अप्रेजल के टाइम पे भी जो हमें वो इन चारों ही सिचुएशंस में जो है इनकी जो स्पेशल नीड्स है उनको ध्यान रखना चाहिए। इफ द यार्ड स्टिक फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन माउंटेनियस रीजन इज मेड कमेंसुरेट विद द इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द रीजन, कि अगर रीजन की जो इकोलॉजिकल नीड्स है उनको आपको कमेंसुरेट करना चाहते हैं जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाली प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है उनके लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा हर स्टेज पे जो आपको जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ईआईए के लिए और क्या बात करी है, तो और उसने बताया कि कोई रेगुलेटर नहीं है नेशनल लेवल पे, जैसा कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सजेस्ट किया गया था कि टू कैरी आउट एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉर environmental clearances and to monitor the implementation of the condition laid down in the EC। तो इसके लिए कोई भी एक जो नेशनल लेवल पे कोई रेगुलेटर नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट हो, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अप्रेजल जो है कर सके, अप्रूवल जो प्रोजेक्ट्स का जो देते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसके लिए, ठीक है ना, मॉनिटर कर सके उसके इम्प्लीमेंटेशन को, तो उसकी जरूरत है, ठीक है ना। जो कंसिक्वेंसेज हैं ऑफ ऑल दीज लिमिटेशन, जितनी भी हमने लिमिटेशन पर बात करी हैं वो ये है कि these consequences are amplified in the IHR as on the top of the inherent limitations of the process. The EIA process is not at all cognizant of the special needs of IHR। कि जो भी EIA का प्रोसेस है वो उसके साथ में कहीं भी कमेंसुरेशन में कहीं भी हमें कॉग्निजेंस में नहीं दिखाई देता है जो स्पेशल नीड्स है इंडियन हिमालयन रीजन की उनके साथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है बनाने की जरूरत है, ऐसा होता बोले। कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकते हैं वो बताएं। जो इमीडिएट रिस्क है
it might be more tangible, such as ensuring that AI system does not malfunction in its day-to-day task. तो immediate risk है वो ये है कि जो day-to-day task है उसमें malfunction नहीं है। और अगर हम long term risk की बात करते हैं तो it might grapple with the broader existential questions about AI's role in society and its implications for humanity. Broader question जो है कि AI का रोल है सोसाइटी में वो, और जो इसका implication पड़ने वाला है ह्यूमैनिटी पे, वो एक लॉन्ग टर्म का रिस्क है जिसको हमें जो है मतलब देख के चलना पड़ेगा। ओवर द लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऑथर ने यहाँ पे 2-3 रिस्क बताए। पहला जो है वो ऑथर ने बोला है कि जो पोटेंशियल है टू फंडामेंटली अल्टर ह्यूमन एक्जिस्टेंस बाय मैनिपुलेटिंग ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड डिजायर्स। कहीं न कहीं जो ह्यूमन की जो एक्जिस्टेंस है फंडामेंटली वो कहीं न कहीं उससे अल्टर हो सकती है इससे, या उसकी एक्जिस्टेंस जो है क्वेश्चन में आ सकती है। ये पोटेंशियल, ये पहला रिस्क है, ठीक है ना? फिर ऑथर ने जो अगला रिस्क बताया वो होता है कि जो एआई सेप्टिक्स हैं वो ये भी फियर है उनका कि दीज पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल रिस्क व्यूइंग इट एज मोर जस्ट देन जस्ट अ टूल, इसको एक जस्ट टूल से ज्यादा देखते हैं वो, एज अ पॉसिबल कैटलिस्ट फॉर डायर आउटकम्स पॉसिबली लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। कहीं ना कहीं ह्यूमन जो जनरेशन है उसको भी एक्सटिंक्ट ना कर दे, इस तरीके से जो एआई सेप्टिक्स हैं इसको फियर करते हैं। तीसरा जो है वो है कि चैलेंज जो है वो कहाँ पे है, वो है कि अलाइनिंग एआई विद द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ह्यूमन वैल्यूज। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन वैल्यू उनके साथ कैसे आप एआई को अलाइन करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक अलग चैलेंज है। द रैपिड पेस ऑफ एआई एडवांसमेंट स्पर्ड बाय मार्केट प्रेशर्स often eclipses safety considerations, raising concerns of the unchecked AI डेवलपमेंट की। कहीं जो ये अनचेक्ड लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है एआई का, जिसकी चाहे इसके रीजंस कुछ भी हो, एआई का एडवांसमेंट का रैपिड पेस मान सकते हैं, जो मार्केट का प्रेशर है वो मान सकते हैं, जस्ट इस जिसके चलते हम क्या करते हैं कई बार सेफ्टी कंसिडरेशन को स्किप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट है उसने कंसर्न जरूर जताई है। ये तीसरा रिस्क है एक तरह से। चौथा, द लैक ऑफ ए यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच टू एआई रेगुलेशन। एआई रेगुलेशन के लिए कोई भी यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच नहीं है, और ये अप्रोच ना होने से दीज कैन बी डेट्रीमेंटल टू द फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई गवर्नेंस। क्योंकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एथिकल डिप्लॉयमेंट जो एआई टेक्नोलॉजी वो कब पॉसिबल, जब एक यूनिफाइड जो ग्लोबल अप्रोच आपके पास होगी, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के रेगुलेशंस अलग अलग हिसाब से हैं। तो एरिया स्पेसिफिक अप्रोच जरूर वैल्यूएबल है, लेकिन मोर होलिस्टिक व्यू जो है एआई इसका वो बहुत जरूरी है टू एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। अगर आप रेगुलेशंस और ओवरसाइट को एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव बनाना चाहते हो ग्लोबल लेवल पे, आपको एक यूनिफाइड जो है अप्रोच आपको जरूरत है, ठीक है ना? However, there is a conspicuous absence of collaboration and cohesive action at the international level। बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे ना तो कोलेबोरेशन ना ही कोहेसिव एक्शन है, जो कि लॉन्ग टर्म रिस्क को जो है एआई के साथ जो एसोसिएट है उनको मिटिगेट करने के लिए जो है उनको देखा जा सके, ठीक है ना? इसमें बोला है कि जैसे कंट्री है कुछ जैसे कि चाइना है, वो रेगुलेशंस नहीं करते एआई पे, ठीक है ना, लेकिन बाकी कंट्रीज करते हैं, तो यानी कि जाहिर सी बात है कॉम्पिटेटिव एज उनको मिल सकता है एडवांसमेंट में डिप्लोमेट। और जो अनरेगुलेटेड प्रोसेस है ये एआई सिस्टम के डेवलपमेंट को लीड करेगा, जो कि मिसअलाइंड होगा किसके साथ, ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ। जाहिर सी बात है उससे अनफोर्सीन और पोटेंशियली इनरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जिनसे रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। दिस कुड रिजल्ट इन डीस्टेबलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट अंडरमाइन द इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है अंडरमाइन हो जाएगी, डीस्टेबलाइज हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो ये जो अनइवन प्लेइंग फील्ड है, जो कुछ कंट्री रेगुलेट कर रही है कुछ नहीं कर रही हैं, इट कैन इनएडवर्टेंटली एनकरेज अदर नेशंस टू लूजन देयर रेगुलेटरी। जाहिर सी बात है जिनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग का है वो भी फिर धीरे धीरे लूज करने लग जाएंगे उसको, क्योंकि वो देखेंगे उनको कम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है, उनको स्टेबिलिटी में रखना है अपने, उसको पीछे नहीं जाने देना है, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है शिफ्ट है वो फिर से फर्दर कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो फिर ऑथर ने बोला कि मिलिट्री एआई जो है उसके भी डेंजर्स हैं, अलग हैं। जो कन्फ्लुएंस है टेक्नोलॉजी का व्यवहार वारफेयर के साथ वो एम्पलीफाई कर देता है लॉन्ग टर्म रिस्क को। ये पांचवा है कि जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे जब टेक्नोलॉजी को और वारफेयर को एक साथ मिला देंगे। तो फाइनली कंक्लूड होते हैं कि nations must delineate whether AI deployment is unacceptable and enforce clear norms for its role in warfare। तो नेशंस ने जैसे जो ग्लोबल आपने देखा होगा नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी है, इस तरीके के जो है एआई डिप्लॉयमेंट में भी जो है उनको आपको देखना है, और क्लियर नॉर्म्स जो है एनफोर्स करने की जरूरत है, जो भी इनका रोल रहने वाला है वारफेयर में उससे रिलेटेड, ठीक है ना? आगे देखते हैं। आज डाटा पॉइंट में नो डेंगू एपिसेंटर सो फार इन 2023 केसेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो जो नॉर्मली ये देखने को मिलता था कि जो जनरली कि डेंगू जो है एक पैटर्न फॉलो करता था इंडिया में, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन बियर्स अ डिस्प्रोपोर्शनली हाई केस बर्डन वन ईयर फॉलोड बाय अनदर रीजन द नेक्स्ट ईयर। एक साल कोई एक रीजन जो है वो उस पे हाई केस बर्डन रहता था, अगले साल दूसरा रीजन, अगले साल तीसरा रीजन, इस तरीके से, ठीक है ना?
तो यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया उन्होंने, लेकिन 2023 में जो है टिल सितंबर 2023 दिस ईयर नो सच रीजन स्पेसिफिक पैटर्न है जी इमर्ज। कोई जो है रीजन स्पेसिफिक जो पैटर्न है वो इस बार नहीं देखने को मिला है। ज़्यादातर केसेस में स्टेट वाइज देखें तो केस बर्डन जो है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, हर एक में अलग-अलग है। तो 15 साल का यहाँ पे जो एवरेज कंपेयर किया 2008 से लेके 2022 तक का, इसमें जो है वेस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट शेयर ऑफ केसेस। 11% इंडिया के टोटल केस जो है वो वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड हुए इन 15 सालों में। उसके बाद पंजाब में 8.9% और उत्तर प्रदेश में 7.1%। उसके बाद अगर इसके बाद अगर डेथ्स की बात करें इन केसेस से, तो जो डेथ्स हैं वो महाराष्ट्र में जो है हाईएस्ट डेथ जो रिकॉर्ड हुई इस पीरियड में 15 साल में 460 डेथ। वहीं पे पंजाब दूसरे नंबर पे 286 और केरल तीसरे नंबर पे है 273 के साथ। ठीक है ना? फिर छत्तीसगढ़ जो है इट रिकॉर्डेड डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई डेथ रेट की बात करें तो वो किसी भी स्टेट के लिए सबसे हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ में, विच फॉर्म द लोएस्ट शेयर ऑफ डेंगू केसेज। जहाँ पे डेंगू केसेज लोएस्ट हैं लेकिन जो डेथ रेट है वो काफी सबसे ज्यादा हाई है। जो स्टेट का शेयर है डेंगू केसेज में वो है केवल 0.7% बिटवीन 2008 एंड 2022, वही 15 साल में। लेकिन जो डेंगू डेथ्स हुई हैं वो पर 1 लाख अगर केसेज आप देखें तो वो 557 है पर 1 लाख डेथ्स हुई हैं। पर 1 लाख केसेज में 557 डेथ जो है वो रजिस्टर्ड की गई है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। दिस इज हाईएस्ट अमंग द स्टेट। तो डेथ रेट हाईएस्ट कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, वही है छत्तीसगढ़ में। वैसे एब्सोल्यूट टर्म्स में डेथ हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन वैसे जो है वो इसमें वेस्ट बंगाल में अगर देखें, कर्नाटक और गुजरात में दीज मैनेज द डिजीज बेटर विद लोअर डेथ रेट्स दो देयर केस बर्डन इज हाई। यहाँ पे केस बर्डन हाई जरूर है लेकिन वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और गुजरात ने जो डिजीज को वो ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है। डेथ रेट्स जो है वहाँ पे कम है। ठीक है ना? नोट ऑफ क्वेश्चन में उन्होंने बोले कि ओनली अबाउट 22% ऑफ द रजिस्टर्ड डेथ्स इन इंडिया वर मेडिकली सर्टिफाइड। और केवल 22% जो रजिस्टर्ड डेथ्स हुई हैं वो मेडिकली सर्टिफाइड हुई हैं इसमें। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लेने की जरूरत है। ठीक है ना? तो एक्यूरेसी जो है डेथ की वो मतलब कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय रही है। ठीक है ना? बेंगलुरु वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की यहाँ पे बात की है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट द सिटी जनरेट्स इन अ डे एंड हाउ मच द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, क्या क्या उसकी कैपेसिटी और कितना वेस्ट जनरेट होता है। और लोकल जो है वो क्यों कॉल कर रहे हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं उनको क्लोज कीजिए, और जो फार्मर्स हैं वो कैसे प्रॉफिट कर पाएंगे जो नई वेस्ट फैसिलिटी जो है वो सेटअप की जाएगी। तो यहाँ पे जिसमें बताया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है इट कंटेम्पलेट द रीलोकेशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ऑपरेशन बेंगलुरु टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। कि जो शहर है उसके आउटस्कर्ट्स पे उनको शिफ्ट करने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि इनको यहाँ पे रिलोकेट किया जा सके। जो करंटली सिटी है वो जनरेट लगभग 5000 टन पर डे जो है वेस्ट जनरेट करती है, जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि राइज हो जाएगा अराउंड 6000 टन पर डे ओवर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स। अगले 4 से 5 साल में 6000 टन पर डे जो है वेस्ट जनरेशन हो जाएगा। जो मेन कोज है वो है ऑर्डर इन वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इज द हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द मटेरियल व्हेन इट इज बीइंग कंपोस्टेड। जब उसका कंपोस्टिंग करते हैं तो जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा होता है, और वो मेनली किस वजह से होती है, जो हाई मॉइस्चर कंटेंट है मटेरियल में उसकी वजह से मेनली होती है। और इसको मैनेज करने के लिए जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं दीज शुड बी इक्विप्ड विद हाई कैपेसिटी लेन टर्नर्स और विंडो टर्निंग इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बी टर्न मैनुअली यूजिंग एक्सकेवेटर। तो इस चीज से इसको एड्रेस किया जा सकता है। और considering these plants will be located in rural areas, the government should engage the primary consumers of the compost, farmers in the process and offer them free organic compost। क्योंकि जो आउटस्कर्ट्स है वो रूरल एरियाज है, वहां पे इनको आप रिलोकेट करने की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं कंपोस्ट के, जो कि फार्मर्स हैं, तो उनको आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोसेस करने में जो कंपोस्ट बनेगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एक्सपेंशन प्लान्स में वो ये बताया कि जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है वो उनको ये टास्क दिया गया है कि आइडेंटिफाई करें लैंड पार्सल्स को जो कि हर एक जो है 100 एकड़ में फैला होना चाहिए इन वेरियस डायरेक्शंस फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलुरु टू इंस्टॉल वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इंस्टॉल किया जा सके। वही है अभी जो डिजाइन कैपेसिटी वो जो 2050 टन पर डे की थी, लेकिन जो प्रोसेस वो हो रहा है 5000 टन पर डे। तो देख सकते हैं आप कितना जो है ज्यादा उस पर बर्डन हुआ है। ठीक है ना? तो ये सारा इन्होंने एरिया वाइज जो है वो बताया हुआ है यहाँ पे। जो प्रेजेंट सिचुएशन है अनप्रोसेस्ड वेस्ट डिस्पोजल की सिटी में इट इज, और जो रैम्पेंट यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का रूरल एरियाज में,
तो इट कैन ऑल्सो बी अमेलियोरेटेड बाय सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग व्हिच कैन विल बेनिफिट बोथ सिटी डवेलपर्स एंड रूरल एरिया। तो दोनों ही इससे बेनिफिट होंगे। जो रूरल एरियंस उनको फ्री कंपोस्ट मिल जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट मिलेगा, केमिकल से छुटकारा मिलेगा, केमिकल फर्टिलाइजर। और जो सिटी वाले हैं, सिटी के डवेलर्स हैं, उनको ऑर्डर से नहीं रहना पड़ेगा, और जो एक तरह से जो वेस्ट जो मैनेजमेंट की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी उनको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो विन विन सिचुएशन है। पैलिएटिव केयर अ वे टू रिड्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर पीपल विद लाइफ लिमिटिंग डिजीज। तो लाइफ लिमिटिंग डिजीज जिन लोगों को, उनके लिए पैलिएटिव केयर जो है एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जिसकी वजह से उनको होती है, वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो मोरल ऑब्लिगेशन है हेल्थ सिस्टम का टू टेक केयर ऑफ द पीपल स्पेशली व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस। जब भी वो लाइफ लॉन्ग लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस से जो है सफर कर रहे हैं, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनकी जो उनकी टेक केयर गवर्नमेंट करे, उनकी सफरिंग्स को कम किया जाए। तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर इन पेशेंट्स विद एडवांस्ड डिसीजेस हैज शोन टू रिड्यूस हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय अप टू 25%। लगभग 25% तक जो हेल्थ एक्सपेंडिचर वो कम हो जाता है जब आप अर्ली इनिशिएट करते हैं पैलिएटिव केयर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पैलिएटिव केयर को देख लेते हैं। पैलिएटिव केयर बेसिकली क्या है? एक ब्रांच है मेडिसिन की दैट लुक्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दोज हैविंग life limiting illnesses like cancer, end stage kidney disease, debilitating brain disorders, complications of diabetes and heart disease among others। ऐसी डिजीज जिनको लाइफ लिमिटिंग इलनेसेज को जो है कंसिडर किया, जैसे कैंसर या किडनी डिजीज है, तो उनको जो है उनकी जो ऐसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए जो केयर यूज किया जाता है, वो होते हैं पैलिएटिव केयर। ठीक है ना? पैलिएटिव केयर बेसिकली फोकसेज ऑन elevating uncontrolled symptoms of the incurable illnesses mentioned above and preventing non-beneficial investigation and treatment। तो जो incurable illnesses हैं, उनके symptoms को जो है वो कहीं ना कहीं elevate करने का काम करते हैं, और प्रिवेंट करता है जो नॉन बेनिफिशियल इन्वेस्टिगेशन होने या ट्रीटमेंट्स होने, उनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, उनको प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, और एक्टिवली लुक करते हैं एट द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। जो फैमिली की इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज है, उनके ऊपर वो लुक आफ्टर करते हैं, एक्टिवली लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है ना? राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ के लिए बात की है कि जो नॉन कवरेबल डिजीज है, these will push more and more people into the poverty as they require lifelong treatment and periodic health checkups उनकी जरूरत होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल implications आता है फैमिली के लिए, जो कि इन कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के साथ जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं अननोटिस रह जाता है हेल्थ सिस्टम में हमारे में। ठीक है ना? और इसको ऑथर ने यहाँ पे दिया है कि ये फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी को लीड करता है, जहाँ पे जो रिस्क है बैंक्रप्सी का, डिक्रीज ट्रीटमेंट सेटिस्फेक्शन का, या फॉरगोइंग और डिले इन सीकिंग फर्दर मेडिकल केयर, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ और पुअर सर्वाइवल, इससे जो है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी एक तरह से बढ़ जाती है, फाइनेंशियल रिस्क हो जाते हैं। केवल 1.35% जो ग्रोस जीडीपी का हम पार्ट है, वो हम स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज पे, और जो बाकी पार्ट है वो पेशेंट ही बियर करते हैं हेल्थ एक्सपेंसेस को। तो हालाँकि उसने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बोलते हैं कि फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन जो कॉस्ट ट्रैवल का है, जो मेडिसिन परचेज़ करनी पड़ती है, जो कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है गवर्नमेंट फार्मेसीज़ में, या जो लॉस हो रहा है वेजेज़ का, जो आपको पूरे दिन काम से दूर रहना पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं ये फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन जो है उनके ऊपर, एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पैलिएटिव केयर का इम्पोर्टेंस हमने बता दिया। यहाँ पे लास्ट में एक कंक्लूड ज़रूर किया है कि जो ये टाइम बहुत हाई टाइम है कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो एक साथ रियलाइज़ करना चाहिए और साथ आना चाहिए। जो हाई रिटर्न्स हैं पैलिएटिव केयर में इन्वेस्ट करने के, उनको देखना चाहिए, और इस वाले उसमें मतलब इस सिस्टम में या प्रोसेस में एक तरह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन रहने वाली है। जो आईसीयूज़ खाली पड़े रहते हैं हॉस्पिटल्स के, वो कई बार उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो बर्डन है उनकी तो कॉस्ट जैसे कि बताया 25% तक रिड्यूस हो जाता है बर्डन, वो उनके लिए बेनिफिट है। तो दोनों के लिए ये विन-विन सिचुएशन हो सकती है, तो इसका जो है इस अपॉर्च्युनिटी का यूज़ किया जाना चाहिए, और अर्ली जो है इनिशिएशन करा जाना चाहिए पैलिएटिव केयर के रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन, होप ये आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू।